हेलो, मेरा नाम संदीप उड़ान 100 एक्सपर्ट से एंड उड़ान 100 एक्सपर्ट्स की ये ग्रामर क्लासेस चल रही है और मैं संदीप। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रोनाउन चल रहे हैं। प्रोनाउन की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, तो अभी जो है हम आगे प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जैसे कि अब ये लिखा है आगे, यू कैन चूज ईदर ऑफ दीज टू पेन्स। ठीक, ये इसके मैं बता चुका हूँ ये कौन से प्रोनाउन है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि किस सेंटेंस में किस तरीके से ये प्रोनाउंस का यूज़ होता है। तो पहला सेंटेंस है, यू कैन चूज ईदर ऑफ दीज टू पेन्स। ठीक, तो यू कैन चूज ईदर ऑफ दीज टू पेन्स। तो याद रखिएगा जो ईदर जो आता है वो टू के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ईदर टू पेन्स, तो याद रखिएगा। लेकिन जब ईदर का वैसे हम यूज़ करते हैं तो बाकी आप सेंटेंस में देखेंगे तो उसके संग फॉर्म जो आती है वो सिंगुलर ही आती है। ठीक, और याद रखिए जब नाउन जो आएगा वो प्लूरल में ही आएगा आप। ठीक है, तो यू कैन चूज ईदर ऑफ दीज टू पेन्स, इसको साथ में उतारते भी चलिएगा। ठीक है, अगला है नेगेटिव का, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स वॉज सेलेक्टेड। ठीक है, यानी कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, तो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स वॉज सेलेक्टेड। तो इसमें जैसे देखेंगे इधर होता है पॉजिटिव के लिए और नाइदर होता है, ये होता है नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, देखो वर्ब यहाँ पे देखो सिंगुलर आई है। ठीक है, वॉज सेलेक्टेड यानी कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये पैसिव में बनाया सेंटेंस, तो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स वॉज सेलेक्टेड। तो ठीक, तो ये नेगेटिव के लिए होता है नाइदर का यूज। अगला है, एनी वन ऑफ दीज फोर बॉयज कैन गो विथ मी। ठीक है, एनी वन ऑफ, अब ये याद रखिएगा जो दो के लिए जो यूज होता है वो इधर का यूज होता है, और एनी वन जो यूज होता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर, यहाँ पे अगर फोर हो या फोर से ज्यादा हो, मतलब दो के लिए जो बात होती है वो होती है इधर के संग, और एनी वन जो आएगा वो दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, तो ये होगा एनी वन ऑफ दीज फोर बॉयज कैन गो विथ मी। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में अगर फोर दिया हुआ है तो याद रखिएगा, अब जैसे यहाँ पे मान लो टू होता, ठीक है, तो जैसे दो की बात होती है तो अब इधर का यूज होता है। अगर यहाँ पे एरर में ये होता है, देखो जैसे कि यहाँ पर एनी वन दिया हुआ है तो यहाँ पर इधर लिखा होगा। ठीक, तो आपको इसको ये देखना है कि फोर की बात हो रही है तो फोर के लिए आप जो लगाएंगे वो एनी वन का यूज करेंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से जैसे कि नाइदर है, और नाइदर होता है दो के लिए यूज होता है, जैसे कि आप देखेंगे नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स लिखा है यहाँ पर। अब इसलिए अब ये लिखा है यहाँ से 10, ठीक है, यहाँ पे 10 है, 10 एप्लीकेंट्स, तो इसलिए यहाँ पर जो है दो से ज़्यादा के लिए जब नेगेटिव में हम सेंटेंस बनाएंगे तब यहाँ पे नाइदर का यूज़ नहीं होता, तो याद रखिएगा नन का यूज़ होता है। ठीक, तो इसमें मैं आपको बता दूं जैसे कि नन ऑफ दीज 10 एप्लीकेंट्स इज क्वालिफाइड, तो ये ध्यान रखिए। देखो जैसे यहाँ पे नन आया है तो यहाँ पे जो वर्ब आई है वो सिंगुलर का यूज हुआ है। ठीक है, अगला है, बोथ ऑफ द पेन्स आर गुड, यानी दोनों अच्छे पेन है। ठीक है, बोथ ऑफ द पेन्स आर गुड। तो यहां पर देखिए आप, जैसे कि यहां पर बोथ है, यहां पर जब ईदर और नाइदर का यूज होता है तो इसमें हम लगाते हैं सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे बोथ यानी दो की बात हो रही है, तो यानी दोनों पेन अच्छे हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, बोथ ऑफ द पेन्स आर गुड। अब दो से ज्यादा के लिए ऑल ऑफ द पेन्स आर गुड। ठीक है, ऑल ऑफ द पेन, बोथ आपको पता होगा बोथ का जैसे यूज होता है वो दो के लिए यूज होता है। ठीक है, दो से ज्यादा के लिए जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ द पेन्स आर गुड, हिंदी आपको पता होगी इसकी। हाँ, अब जैसे कि प्रोनाउन में अलग अलग तरह के प्रोनाउन होते हैं, उसी तरीके से एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो जैसे कि हमने जो सेंटेंस रिलेट किया है वो क्या है, हु से, तो हु का जो यूज़ होता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैन है तो मैन के लिए हमने यहाँ पे हु का यूज़ किया है। तो ये देखिए कि आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे। ठीक है, आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, तो ये याद रखिए जैसे कि मैन आया है तो यहाँ पे रिलेट करने के लिए यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। ठीक है, आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे।
अगला, आई नो ऑल दोज हु वर इन्वाइटेड, ठीक है, आई नो ऑल दोज हु वर इन्वाइटेड, तो यानी कि सीधी बात है कि यहाँ पर जो हु का यूज हुआ है तो हम यहाँ पर जो है पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई नो ऑल दोज, आई नो ऑल दोज हु वर इन्वाइटेड, तो लिविंग थिंग के लिए जैसे पर्सन है तो उसके लिए हु का यूज होगा। अगला है द मैन whom I met yesterday has come, ठीक है, तो द मैन whom I met yesterday has come, तो इसको देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो तो whom का यूज़ हुआ है लेकिन यहाँ पर who का यूज़ हुआ है। अब whom और who में जब इसका रिलेटिव, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है तो दोनों को यूज़ करने में डिफरेंस क्या है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो whom कैसे यूज़ होता है और who का कैसे यूज़ होता है और whom का कैसे यूज़ होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब भी who जो आता है तो who के बाद हमेशा वर्ब आती है, ठीक है, who के बाद हमेशा वर्ब आती है, जैसे ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। आई नो द मैन हु केम, आई नो द मैन हु केम, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखो द मैन whom I met, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर I, तो I know the man whom I met yesterday has come, ठीक है। तो whom के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और जब who आएगा तो सीधा वर्ब आएगी यहाँ पर। This is the boy who is my student, ठीक है। तो अगला देखते हैं, whom का ही सेंटेंस अगला, The boy whom I gave the books has got first division, ठीक है। तो देखते इसको, The boy whom I gave the books has got first division, तो सेम है, जैसे यहाँ पे बॉय है, लिविंग थिंग है, यहाँ पे whom का यूज हुआ है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, ठीक है, आए। ठीक है, अगला देखो आप, अगला है विच का यूज हुआ है, देखो, ठीक है। विच का यूज कैसे होता है ये देखिएगा आप रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो द पैन विच आई परचेज यस्टरडे हैज बीन लॉस्ट, ठीक है, द पैन विच आई परचेज यस्टरडे हैज बीन लॉस्ट, तो यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग है तो इसलिए यहाँ पर जो है विच का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख लीजिएगा, मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पे हु का यूज़ है, हु के ये दो एग्जांपल हैं, ठीक है ना। फिर जैसे यहाँ पर ये whom है, ठीक है, whom के दो एग्जांपल है, फिर विच का यूज़ के फिर ये एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगली अगर नेक्स्ट क्लास में मैं एरर कराता हूँ तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस जगह कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, ठीक। तो अब जैसे नॉन लिविंग थिंग में विच का यूज़ होता है, ठीक है। तो द पैन विच आई परचेज यस्टरडे हैज़ बीन लॉस्ट। अगला देखो द काउ, तो यानी कि जानवर के लिए भी विच का यूज़ होगा, ठीक। द काउ विच स्टैंड्स देयर इज वेरी जेंटल, ठीक है। द काउ विच स्टैंड्स देयर इज वेरी जेंटल, तो यहाँ पे देखो जो प्रोनाउन आएगा रिलेटिव प्रोनाउन वो विच का यूज़ होगा, तो ठीक है। तो जैसे कि पेन के लिए यहाँ पे विच का यूज़ हुआ है, उसी तरीके से हाउस के लिए भी विच का यूज़ होगा, तो द हाउस विच हैज़ अ हाई गेट इज माइन, ठीक है जी। हाँ, तो ये आज के वन वर्ड है, ठीक है। हाँ, तो देखो जैसे कि पहले लिखा है वन हु हेट्स नॉलेज, जो नॉलेज से नफरत करता है, ठीक है, जिसको नॉलेज लेना अच्छा नहीं लगता, या फिर जिसको किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट, ठीक है, मिसोलॉजिस्ट। और इसका जैसे कि मिसोलॉजिस्ट होता है जिसको नॉलेज से नफरत हो, ठीक है, जो ज्ञान नहीं लेना चाहता, ठीक है। अब इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा बिब्लियोलॉजिस्ट, ठीक है, बिब्लियोलॉजिस्ट। अगला है द स्टडी ऑफ एनिमल्स ऑफ लाइफ,
तो यानी कि जो जानवरों के लाइफ का अध्ययन करते हैं, यानी कि कौन कितना जीता है, उनका उनका स्वभाव कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके आप देखते होंगे डिस्कवरी वगैरह में, पहले आपने काफ़ी देखा होगा, अगर आप देखते हो तो द स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ उसको बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है। तो एनिमल से ही आपको पता लग जाएगा कि जूलॉजी इसका मतलब, ठीक है। तो जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ। अगला है द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग्स, द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग्स। तो यानी कि जो सीक्रेट राइटिंग होती है, ठीक है, उसको स्टडी करने को बोलते हैं, या फिर उसको उसकी कला को बोलते हैं साइफर, CYPHER, साइफर, ठीक है, साइफर। अगला है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, जो स्टडी, जो अभिलेखों की जो स्टडी की जाती है, ठीक है, अभिलेखों की जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी। अगला है देखो द स्टडी ऑफ केव्स, ठीक है, जो गुफाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसको स्पेयोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज के 5 वन वर्ड है, ठीक है, इनको याद करते चलिए। हाँ, तो ये आज के इडियम फ्रेजेस हैं। तो इससे पहले हमने वन वर्ड किए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये इडियम फ्रेजेस आज के, ठीक है। तो इडियम फ्रेजेस देखिए, तो पहला जो इडियम्स है वो है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब ये नहीं है कि नाम पुकारना, कॉल नेम्स का मतलब है टू अब्यूज़, यानी गाली देना, ठीक है। तो कॉल नेम्स का मतलब होता है टू अब्यूज़, यानी गाली देना। अगला देखते हैं, अगला है मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स का मतलब टू गिव कॉम्पनसेशन। तो गिव कॉम्पनसेशन का मतलब होता है जैसे कि हर्जाना देना, मुआवजा देना, जो जैसे मान लो कि किसी को कुछ हानि होगी तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ मुआवजा जो जारी करती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मेक अमेंड्स। ये न्यूज़पेपर में आते हैं वर्ड, ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये सब मिलेंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और जिससे कि आपको वोकैबुलरी की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये याद रखो कि अगर आप एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नॉर्मल भी पढ़ते हो तो उसमें ये कि वोकैब आती है, तो उससे आपको, जैसे आपने क्लास में अटेंड करके आपने कुछ वोकैब सीखी है तो आपको वहाँ पे मिलती है, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और उसी के साथ ही जैसे आपको कुछ वोकैब मिलती है जो आपको नहीं आती है, तो उसको आप खुद ढूंढते हो, तो इस तरीके से भी आप अपनी जो है वोकैब को बढ़ा सकते हो, ठीक। तो ये ज़रूरी है कि वोकैब और इडियम फ्रेजेस का आना वन वर्ड का भी। जैसे अगला है फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब होता है खर्चा करना। अब एक खर्चा करना होता है कि जैसे कि स्पेंड मनी, ठीक है, और एक होता है फूड द बिल। फूड द बिल का मतलब होता है कि वो पैसा खर्च करना जो कि आप नहीं चाहते थे, ठीक है, खर्च करना, ठीक है, इस तरीके को बोलते हैं फूड द बिल। अब जैसे कि आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, जैसे मान लो कि आपके दोस्तों ने पार्टी दी और बाद में आपको उसका खर्चा करना पड़ा, तो यानी कि जो आप खर्चा नहीं करना चाहते थे आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चा करना पड़ा, ठीक है, वो कहलाएगा, लिखा है यहाँ पर बियर द एक्सपेंसेस, यहाँ पे हो गया फूड द बिल, ठीक है, खर्चा करना, ठीक है। अगला है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब होता है ब्राइब, ठीक है। अगला देखते हैं पिक होल्स इन। पिक होल्स का मतलब होता है पिक होल्स इन, तो याद रखिए कि जैसे दूसरों की गलती निकालना, ठीक है, तो दूसरों की खामी निकालना, तो इसको बोलते हैं कि पिक होल्स। तो आपको दूसरों की गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए, तो यू शुड नॉट पिक होल्स इन अदर्स। तो ठीक है, तो ये आज के पांच इडियम फ्रेजेस है, ठीक है। तो ये आज की वोकैबुलरी है, ठीक है। तो ये 10 वर्ड है आज के, तो वोकैबुलरी आज के देख लिया। ठीक है, तो किकबैक का मतलब होता है ब्राइब, ठीक है, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है, तो किकबैक, ठीक है। अगला है रिगेल का मतलब होता है एंटरटेन का मतलब आप समझते होगे, ठीक है, मनोरंजन करना, रिगेल, ठीक है। अगला है स्पाइट का मतलब हेट, ठीक है। तो होता ये कि कई जगह इन वर्ड्स की जगह पे इन वर्ड्स का जो यूज़ होता है, ये टफ वर्ड्स जो रहते हैं, तो इससे आपको सेंटेंस का समझ में नहीं आता है। और ये जो वर्ड जो आते हैं वो नियर अबाउट वर्ड आते हैं, तो जैसे कि आपने कई बार देखा हुआ डिक्शनरी में, जब आप एक वर्ड ढूंढते हैं तो उसके कई सिनोनियम्स आ जाते हैं, तो ये नियर अबाउट वर्ड रहते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा इंग्लिश पढ़ने की आदत में आएँ, और ठीक है ना। तो अगला है प्रोलिफिक का मतलब क्रिएटिव। यहाँ पर प्रोलिफिक का जो मतलब है वो है फलदायक से, जो आपको फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है, क्रिएटिव, प्रोलिफिक।
अगला है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है पावरलेस, ठीक है, पावरलेस, इसको नपुंसक भी कहते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, पावरलेस। इसका है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस न्यू थिंग, ठीक है, इनोवेशन टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स। अब आपको पता ही होगा बाकी डिस्कवर और इनोवेशन में इसमें डिस्कवर और इनोवेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है, डिस्कवरी। हैस्टन का मतलब होता है हरी, हरी यानी जल्दी करना, ठीक है, हरी, हैस्टन। अगला है डिलीरियस, डिलीरिशियस, सॉरी आई नीड हैव वाटर। ओके, जस्ट फाइन, ओके। सो डिलीरियस का मतलब होता है एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब समझते हो, जैसे कि आपको कुछ काम करने के लिए जो आपके अंदर जो उत्साह रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं आप एक्साइटेड। लेवी का मतलब होता है टैक्स, ठीक है, टैक्स। तो याद रखिएगा जैसे कि आप लेवी जो है वर्ड, इसका जो रहेगा वो सिनोनिम जो है वो टैक्स है, टैक्स, ठीक है, जो सरकार को जो पैसे जमा करते हैं, सरकारी टैक्स। जियोपेट्री का मतलब होता है डेंजर, डेंजर, और इसका जो एंटोनियम होगा वो सेफ्टी होगा, ठीक है। तो आज के ये 10 वोकैबुलरी हैं, किकबैक, रिगेल, स्पाइट, प्रोलिफिक, इम्पोर्टेंट, इनोवेशन, हैस्टन, डिलीशियस, लेवी और जियोपार्डी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।